नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम समास के तीसरे वेद कर्मधारय हरय समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कर्मधारय समास में जो कर्मधारय शब्द है उसका अर्थ है कर्म को धारय यानी धारण करना। कर्मधारय का अर्थ है कर्म को धारण करना। यह कर्मधारय विशेषण की तरह कर्म को धारण करता है अर्थात संज्ञा की विशेषता बतलाता है। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, समास के अंतर्गत दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला पद और अंतिम पद। उस हिसाब से यहां इसकी परिभाषा होगी कर्मधारय समास की। जिस समास के दोनों पदों के बीच यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी इस समास के कर्मधारय समास के अंतर्गत दो बात आएंगी विशेष, या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा, दोनों पदों के बीच पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा, अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होगा। तो यहां आए हुए विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का क्या मतलब है काफी लोग जानते होंगे, फिर भी हम यहां एक बार दोहरा देते हैं। तो यहां विशेषण और विशेष्य देखते हैं। विशेषण का क्या अर्थ है? विशेषण वह है जो दूसरे शब्द की विशेषता बताए या विशेषता को प्रकट करे। यानी विशेषण वह है जो किसी की विशेषता बताए या विशेषता प्रकट करे, और विशेष्य वह है जिसकी विशेषता बताई जाए या विशेषता प्रकट की जाए। यानी विशेषण यानी जो विशेषता प्रकट करे, और विशेष्य माने जिसकी विशेषता बताई जाए। यह विशेषता किसी संज्ञा की भी हो सकती है। जैसे उदाहरण से देखें हम, मोहन अच्छा लड़का है। यहां अच्छा विशेषण शब्द है और लड़का विशेष्य है। यानी कहने का मतलब है लड़का विशेष्य है और जिसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, और वो विशेषता क्या है? अच्छा। यानी लड़का विशेष की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का अच्छा है। ऐसे ही हम देखते हैं उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय हमारे उपमा अलंकार की बहुत ही उपमा और रूपक अलंकार में ही इनका प्रयोग होता है। तो यहां हम देखते हैं उपमान और उपमेय का क्या अर्थ है। उपमेय का अर्थ है उपमा देने योग्य, यानी जिसकी उपमा दी जाए, यानी जिस वस्तु या पदार्थ की समता की जाए या उपमा दी जाए। यानी जिस वस्तु या पदार्थ की किसी से समता की जाती है या उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान का अर्थ है जिससे वस्तु या पदार्थ की समता की जाए या उपमा दी जाए। यानी उपमेय जिसकी दी जाए और उपमान का जिससे दी जाए। जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहां मुख क्या है? उपमेय है, यानी इसकी उपमा दी जा रही है। किससे दी जा रही है? चंद्रमा से दी जा रही है। मुख क्या होगा? उपमेय, और उपमान क्या होगा? चंद्रमा होगा। तो आगे देखते हैं, इस समास का विग्रह करते समय के समान जैसा जो रूपी आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। यानी जिसका विग्रह करते हैं जब हम दोबारा समास के बाद, तो के समान जैसा जो रूपी आदि शब्द आते हैं, यानी ये वाचक शब्द हैं जो यहां प्रयुक्त होते हैं। कर्मधारय या समास यह तत्पुरुष का ही एक भेद है, इसलिए तत्पुरुष के समान ही इसका भी अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय के तीन भेद हैं, उनमें से मतलब तत्पुरुष के तीन भेद हैं, उनमें से ही कर्मधारय उसका एक भेद है, इसलिए तत्पुरुष के समान ही इसका भी अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है। आगे देख, क्योंकि इस समास के भी लिंग, वचन और अर्थ अंतिम पद या उत्तर पद के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, पीतांबर लाओ, दूसरा मैंने कमल नयन देखा। तो यहां पीतांबर, पीत और अंबर, पीतांबर शब्द में है समास है, कर्मधारय समास है, और कमल नयन में कर्मधारय समास है। तो पीतांबर लाओ, यहां
पीत और अंबर, यानी पीत माने प्रथम पद और अंबर माने उत्तर पद। तो यहां होगा उत्तर है अंबर। यहां क्या लाओ? अंबर लाओ। क्या नहीं लाना? पीत, यानी पीला नहीं लाना, पीतांबर लाना है, नहीं अंबर लाना है। कैसा लाना है? पीला, पीत। कहने का मतलब है यहां अंबर पर जोर है और इसलिए उत्तर पद प्रधान है। ऐसे ही कमल नयन, क्या देखा? नैन देखा। क्या देखा? नैन देखा, कमल नहीं देखा। कहने का मतलब नैन यहां मुख्य है, यानी उत्तर पद प्रधान है, मुख्य, अर्थात इसमें भी अंतिम पद प्रधान है। पूर्व पद के केवल अंतिम पद या उत्तर पद की विशेषता बताता है। जैसे पीतांबर यानी अंबर, यानी पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, या अंबर माने अंबर पर वस्त्र पर जोर है, वो कैसा है? पीला है। ऐसे कमल नैन, नैन कैसे हैं? कमल के समान, यहां भी नैन पर जोर है। आगे देखते हैं, कर्मधारय को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। इस कर्मधारय का दूसरा नाम समानाधिकरण तत्पुरुष है, क्योंकि इसके सभी पदों में समान कारक या समान विभक्ति पाई जाती है, यानी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति पाई जाती है। इसके सभी पदों में समान कारक या समान विभक्ति अर्थात कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति ही पाई जाती है। तत्पुरुष समास में प्रथम विभक्ति को छोड़कर के अन्य सभी 6 विभक्तियां वो प्रयुक्त की जाती हैं। यहां केवल कर्ता कारक की प्रथम विभक्ति ही पाई जाती है, यानी समान कारक और समान विभक्ति यहां प्रयुक्त होती है। इस कर्मधारय समास की बनावट साधारणतः 2 प्रकार से होती है, जैसा कि हमने परिभाषा में देखा था। या तो यहां क्या होगा, दोनों पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होगा? विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। इस आधार पर हम एक फॉर्मूला या समीकरण बनाते हैं। तो पहला है, पूर्व पद में विशेषण या विशेष्य होगा और उत्तर पद में विशेष्य या विशेषण होगा। कहने का मतलब है, पहले विशेषण होगा तो उत्तर पद में विशेष्य होगा, यदि पूर्व पद में विशेष्य होगा तो अंतिम पद में विशेषण होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, अंधकूप, तो इसका विग्रह है अंधा है जो कूप। और दूसरा उदाहरण, का पुरुष, कायर है जो पुरुष। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। दीर्घाकार, दीर्घ मन बड़ा है जो आकार। दुष्चरित्र, दुश्मन बुरा है जो चरित्र। नील कमल, नील है जो कमल। परमात्मा, परम है जो आत्मा। पीतांबर, पीत माने पीला है जो अंबर यानी कपड़ा। भला मानस यानी भला है जो मानस या मनुष्य। महाजन, महान है जो जन। अधपका, आधा है जो पका। काला धन, काला है जो धन। कृष्ण सर्प, कृष्ण मन काला है जो सर्प। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। परम पिता, परम है जो पिता। पीत वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। महाकवि, महान है जो कवि। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो यहां विशेषण और विशेष्य का संबंध, यानी पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। इन सभी उदाहरणों में इसी प्रकार विशेषण और विशेष्य प्रयुक्त हुए हैं। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण और हैं इसके। महादेव, महान है जो देव। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। श्याम घटा, श्याम मानी काली है जो कठा। श्वेत पत्र, श्वेत है जो वस्त्र। तो ये तो प्रथम फॉर्मूला के अनुसार, प्रथम समीकरण के अनुसार उदाहरण थे। इसी में एक विशेष बात भी है, यानी विशेषण विशेष्य के स्थान पर कभी कभी विशेष्य विशेषण और विशेषण विशेषण भी आ सकते हैं। कभी कभी विशेष्य विशेषण
या विशेषण विशेषण भी आ सकते हैं, जैसे देशांतर, नराधम, नील लोहित, पुरुषोत्तम, मुनिवर, मोटा, ताजा आदि। इसका दूसरा समीकरण है, फॉर्मूला है, उपमान, पूर्व पद में उपमान या उपमेय होगा प्लस उत्तर पद में उपमेय या उपमान होगा। कहने का मतलब है उपमेय, पूर्व पद में उपमेय या उपमान, उत्तर पद में उपमान या उपमेय, कुछ भी हो सकता है। पहले उपमेय होगा तो बाद में उपमान होगा, पहले उपमान होगा तो बाद में उपमेय होगा। इस आधार पर हम यहां उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कनक लता, कनक के समान लता। कर कमल, कमल रूपी कर। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। कमल नैन, कमल के समान नैन। कुसुम कोमल, कुसुम जैसा कोमल। घनश्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। देह लता, देह रूपी लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। भुज दंड, दंड के समान भुजा। मृग नैन, मृग के समान नैन। शरणामृत, अमृत रूपी वचन, नहीं बचना अमृत, अमृत रूपी वचन। वज्र देव, वज्र मतलब फौलाद जैसी देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। नरसिंह, सिंह रूपी नर। भव सागर, भव रूपी सागर। मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। वज्र काया, वज्र के समान काया या देह। और विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो ये कर्मधारय समास के यहां तक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अब हम यहाँ कुछ ये विशेष देखते हैं, यानी कर्मधारय और तत्पुरुष में अंतर देखते हैं। कर्मधारय और तत्पुरुष समास में क्या अंतर है, क्या भेद है। तत्पुरुष का ही एक भेद है कर्मधारय, फिर भी इसमें क्या अंतर है। कहने का मतलब है कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद है, किंतु दोनों में अंतर है। जैसे कर्मधारय में दो पदों के बीच, कर्मधारय में दो पदों के बीच विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध रहता है। यह संबंध इसके पूर्व पद में प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक रहने पर ही हो सकता है, लेकिन तत्पुरुष समास में दोनों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमान और उपमेय जैसा कोई संबंध नहीं होता और कर्ता कारक के अतिरिक्त अन्य विभक्ति या कारक यहां आते हैं। किसमें? तत्पुरुष समास में। कर्मधारय में केवल प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक आता है और तत्पुरुष में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के अतिरिक्त अन्य विभक्ति और कारक प्रयुक्त होते हैं। तो धन्यवाद, यहां तक हमारा ये टॉपिक पूरा होता है।